वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू सीरीज़। तो जो ये पीवाईक्यू सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखा करें। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले के वीडियोज़ को भी देखा करें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा आपको अगले वीडियो तो मिलेंगे, पिछले वीडियो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, जो ये प्रश्न पत्र है, ये केरला सेट का प्रश्न पत्र मेरे पास उपलब्ध है, तो इसलिए मैं आपके साथ इसे डिस्कस करना चाहूँगा। आगे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है, जो नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पर भी आपने अवश्य नोट करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन कब हुआ? तो 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका आपने चयन करना है। एक तरह से आपका ये मॉक टेस्ट भी होगा, दूसरा यहाँ से आपको पीवाईक्यू भी पता चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपने। तो जो सही विकल्प होगा पहले प्रश्न का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। ईसा पूर्व 5वीं शती से 350 वर्ष बाद तक। ठीक है, ये है ब्राह्मी लिपि का प्रचलन भारत में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भक्तमाल की रचना करने वाले नावादास और राघोदास किस संप्रदाय के थे? पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो नावादास है, इनके द्वारा भक्तमाल की रचना की गई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये बन गया कि भक्तमाल की रचना किसने की? नावादास ने। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि नावादास और राघोदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? विकल्प में है दादू पंथ, कबीर पंथ, राधो संप्रदाय या फिर उदासी संप्रदाय। तो सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा, तो वो आपने बताना है। तो सही जो दूसरे का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, कबीर पंथ। अगला देखिए, ब्रजभाषा क्या प्रश्न है। ब्रजभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? विकल्प में है अ, ओ, री, ए। तो जो ब्रजभाषा में स्वर नहीं होगा, तो वो होगा री, री ऋषि वाला। बाकी अ, ओ, ए ये तीनों स्वर होंगे। अगला है चौथा, जगनिक द्वारा रचित आलाखंड की भाषा क्या है? पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो आलाखंड किसके द्वारा रचित है, ये होगा आपका जगनिक द्वारा रचित। फिर भाषा कौन सी है इसकी, तो भाषा आपने बतानी है यहाँ पर। तो सही जो विकल्प हो जाएगा अवधी ब्रजभाषा राजस्थानी पंजाबी में, तो वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो जो सही हो जाएगा चौथे का, तो वो हो जाएगा अवधी। कौन सी? अवधी। फिर देखिए पांचवा, इसमें क्या पूछा गया है पांचवें प्रश्न में। शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की पीड़ा व्यक्त करने वाला नाटक इनमें से कौन सा है? तो विकल्प में है लक्ष्मी नारायण लाल कृत अंधा कुआं, गिरिजा कुमार माथुर कृत कल्पांतर, ज्ञान अग्निहोत्री कृत शुतुरमुर्ग, ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु। ध्यान रखिए, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्नों के उत्तर तो आपको पहले से यहाँ से पता चल रहे हैं। कौन कौन से? कि जो अंधा कुआं किसका नाटक होगा? लक्ष्मी नारायण लाल का। कल्पांतर किसका नाटक है? गिरिजा कुमार माथुर। और शुतुरमुर्ग किसका नाटक है? ज्ञान अग्निहोत्री। और त्रिशंकु किसका नाटक है? ये ब्रजमोहन जी का होगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को ध्यान से देखोगे तो भविष्य के लिए भी यहाँ से प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा पांचवे का, तो वो हो जाएगा आपका डी, ब्रजमोहन कृत त्रिशंकु में ये विषय होगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 6, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? तो जो राहुल सांकृत्यायन जी थे, इनके बचपन का नाम पूछा गया है। विकल्प में है केदारनाथ पांडे, गोवर्धन पांडे, रामशरण पाठक या जानकी पांडे। छठे का सही विकल्प बताइएगा। तो छठे का सही विकल्प हो जाएगा केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न देखिए 7वां, इसमें क्या पूछा गया है। सूफी प्रेमाख्यानकों का कालक्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे माना जाता है? कालक्रमानुसार ये नहीं पूछा गया है कि कवि विशेष के द्वारा, यहाँ पर कालक्रमानुसार प्रश्न पूछा गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 7वें का, विकल्प में है पद्मावत, मृगावती, चंदायन या
मधुमालती। तो सातवें का सही विकल्प हो जाएगा चंदायन, कालक्रमानुसार होगा तो चंदायन सही है। फिर है आठवां, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक को नारी जागरण का महाकाव्य कहा जा सकता है? आठवें में कौन सा सही विकल्प होगा? विकल्प देखिए पहले, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ या ध्रुव स्वामिनी। आठवीं में कौन सा सही विकल्प होगा? तो आठवीं में हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में नागरी जागरण का विषय है और इसे नागरी जागरण का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला देखिए नौवां, इसमें पूछा गया है कला और बूढ़ा चांद किस छायावादी कवि की रचना है? विकल्प में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पर जो पूरे नाम आपको बताए गए हैं इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि भविष्य में कभी आपसे किसी कवि विशेष का नाम पूछा जाएगा तो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। तो सही जो विकल्प हो जाएगा नौवें का, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर सही विकल्प होगा। इनकी रचना है ये कला और बूढ़ा चांद, और ये सारे के सारे छायावादी रचनाकार है, चारों के चारों। छायावाद का जो प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है सर्वमत के अनुसार, तो वो होंगे जयशंकर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न देखिए 10, इसमें पूछा गया है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का होगा? 10वें का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या फिर माता प्रसाद गुप्त। प्रस्तुत पंक्ति काफी सामान्य पंक्ति अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। फिर अगले प्रश्न को देखिए 11, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य संप्रदाय का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से सही विकल्प बताना है। विकल्प ए में है ध्वनि रीति वक्रोक्ति अलंकार, या फिर अलंकार ध्वनि रीति रस, रीति वक्रोक्ति रस अलंकार, या रस अलंकार रीति ध्वनि। जब भी आपने कभी काव्यशास्त्र पढ़ा हो तो सबसे पहले वहां पर आपको जिक्र मिलता है रस संप्रदाय का, ठीक है। तो चलिए जो रस जहां पर भी आपको दिखे पहले, तो सही उत्तर यही होगा, पहले रस फिर रीति फिर अलंकार फिर रीति फिर ध्वनि। तो 11वें का सही हो जाएगा डी। फिर अगले प्रश्न की तरफ देखिए, प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक काल के प्रमुख समालोचक थे? तो यहाँ पर विकल्प देखिए डॉक्टर देवराज, रामचंद्र शुक्ल, राम रतन भटनागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नीचे कूट दिया गया है, इसका हमने मिलान करना है। क्या यहाँ पर केवल ए और 2 होगा, केवल 1 और 4 होगा, केवल 1 2 3 और 4 होगा, केवल 2 और 4 होगा? कौन सा सही मिलान होगा यहाँ पर 12वें में? तो जो 12वें का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, 1 2 3 4। जो डॉक्टर देवराज, रामचंद्र शुक्ल, राम रतन भटनागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं? आधुनिक काल के प्रमुख समालोचक के तौर पर जाने जाते हैं ये। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 13, इसमें क्या पूछा गया है इनमें अष्टछाप के कवि नहीं है। विकल्प है यहाँ पर नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, भिखारी दास। मैं बार बार आपको ये प्रश्न करवाता हूँ जब भी आपको अष्टछाप के प्रश्न मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको पता ही होगा, क्योंकि अष्टछाप के कवियों के बारे में भी मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था। अगर आपने ध्यानपूर्वक वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको उत्तर अवश्य आता होगा। तो 13 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, भिखारी दास। 13 का डी हो जाएगा। बाकी नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी ये तो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाएगा अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे या लेखक कौन थे? अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ थे कुंभनदास, सबसे कनिष्ठ थे नंददास। अष्टछाप में 8 कवि सम्मिलित किए गए थे और अष्टछाप की स्थापना की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। विट्ठलनाथ बल्लवाचार्य के पुत्र थे। विट्ठलनाथ ने 4 बल्लवाचार्य के शिष्यों को संकलित किया था यहाँ पर, और 4 स्वयं के। अगला प्रश्न देखिए 14, इसमें क्या पूछा गया है अप्रत्याशित शब्द का सही उपसर्ग विन्यास होगा।
तो 14 का जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। अधन, प्रतधन, आधन, शित, ये होगा अप्रत्याशित का उपसर्ग विन्यास। फिर देखिए 15 में पूछा गया है बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं, कौन होंगे? विकल्प में है विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स या इलियट। तो जो 15 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा कॉलरिज। कॉलरिज के द्वारा रचना की गई थी बायोग्राफिया लिटरेरिया की। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 16 पूछा गया है कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है? विकल्प में है यहाँ पर इलियट, क्रोचे, लोंजाइनस या एडलर। तो 16 में जो सही विकल्प हो जाएगा कला और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है, टीएस इलियट। फिर देखिए प्रश्न संख्या 17, इसमें क्या पूछा गया है? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां इनमें से कौन सी हैं? स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। विकल्प ए में है क ख ग, विकल्प बी में च छ ज, विकल्प सी में प फ ब, विकल्प डी में न म। 17 में जो सही होगा तो वो होगा विकल्प सी, प फ ब, ये होंगी स्पर्श संघर्षी ध्वनियां। अगला प्रश्न है 18, शतम भाषा समूह में कौन सा भाषा वर्ग है? विकल्प देखिए नेपाली, ईरानी भारतीय, अंग्रेजी जापानी और यूरोपियन। 18 में सही विकल्प होगा ईरानी और भारतीय, ये शतम भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। फिर प्रश्न है यहां पर 19, विभाषा किसे कहते हैं? विकल्प में होगी बोली, मौखिक भाषा, राज्य भाषा या फिर लुप्त भाषा। 19 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बोली को कहा जाता है विभाषा भी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए 20, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना कौन सी मानी जाती है? विकल्प में है छंद बीणा, छंदार्णव, छंद विहार या छंदमाला। तो 20 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा छंदमाला। फिर देखिए प्रश्न संख्या यहां पर है 21, क्या पूछा गया है 21 में? आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? जो आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन थे उनका सही अनुक्रम बताना है। विकल्प ए में है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता, नई कविता। विकल्प बी में है अकविता, नई कविता, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद। विकल्प सी में है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता या अकविता। विकल्प डी में है नई कविता, अकविता, प्रयोगवाद या फिर प्रगतिवाद। ये चीज़ें मैंने आपको बड़ी गहराई से समझाई थी पहले भी जब आपने तैयारी की थी। ठीक है, अभी आपको कहता हूँ ध्यानपूर्वक आप इन सारी वीडियोज़ को देखा करें, आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी बाद में। देखिए जो प्रगतिवाद सबसे पहले आता है, ठीक है, और जो प्रगतिवाद है ये कार्ल मार्क्स के, आपको पता है कार्ल मार्क्स का कौन सा सिद्धांत था? मार्क्सवाद, उससे प्रभावित था। प्रयोगवाद ये इसके कर्ता धर्ता प्रयोगवाद की जो कौन थे? तार सप्तक के अंतर्गत हैं अज्ञेय। फिर नई कविता आ गई, फिर अकविता आ गई, ये सी सही विकल्प हो गई यहाँ। फिर देखिए 22, इसमें क्या पूछा गया है? बेताल 25, सिंहासन 32 आदि कहानियों को किसने हिंदी में अनुदित किया था? विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, चतुर्सेन शास्त्री या फिर लल्लू लाल। 22 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, बेताल 25, सिंहासन 32, ये लल्लूलाल जी द्वारा अनुदित की गई थी। फिर देखिए प्रश्न संख्या 23, इसमें क्या पूछा गया है? जिंदगीनामा भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है, यह उपन्यास किसकी रचना है? जिंदगीनामा मोटे तौर पर देखिए ये क्या इसका विषय रहेगा? ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है और पंजाब राज्य यहाँ पर केंद्र में रखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है? विकल्प में होंगे यहाँ पर देखिएगा यशपाल, कृष्णचंद्र, भीष्म सहानी या फिर कृष्णा सोबती। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ना उन्हें तो इसका उत्तर आता ही होगा क्योंकि बड़ा सरल सा प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा सोबती का उपन्यास।
अगला देखिएगा यहाँ पर 24, 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव के साथ किसने की? ध्यान रखिएगा, जो 1 इंच मुस्कान है ये उपन्यास विधा की रचना है। किस किस के नेतृत्व में की गई थी? एक तो नाम यहाँ पर आ गया राजेंद्र यादव। दूसरा देखिए विकल्प में है अमृता प्रीतम, मनु भंडारी, प्रभा खेतान या मधु कांकरिया। ध्यान से देखोगे कि कभी भी कोई रचना करता है तो वो अपने कुछ सगे संबंधी होते हैं, उन्हीं के साथ रचना करता है। अगर जो राजेंद्र यादव है तो इनका नाम अवश्य जुड़ेगा मनु भंडारी से। तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो वो होगा मनु भंडारी, विकल्प बी। अगले प्रश्न की तरफ रुख करिए। 25, ये क्यों बीच में आ जाता है? 25 में क्या पूछा गया है? छोटा कर लेते हैं। देखिए, हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका है? हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह कथन किसका होगा? विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। 25 में सही विकल्प बताइएगा। 25 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही होगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा कविता के संदर्भ में। अगला देखिएगा 26, इसमें क्या पूछा गया है? इनमें मीराबाई की कृति नहीं है। कौन सी कृति है जो मीराबाई की नहीं है? विकल्प में है नरसी जीरो मोहरो, राग गोविंद, कृष्ण गीतावली, राग सोरठा के पद। 26 में कौन सा सही विकल्प होगा? तो वो होगा विकल्प सी, जो कृष्ण गीतावली है ये मीराबाई की रचना नहीं होगी। किसकी रचना है? तो आप अवश्य कमेंट करके बताइएगा। बाकी नरसी जीरो मोहरो, राग गोविंद, राग सोरठा के पद इनकी रचना होगी मीराबाई की। अगला देखिए 27, इसमें पूछा गया है रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि थे? जो रघुवीर सहाय है, आपको पता है कितने सप्तक आज तक प्रकाशित हो चुके हैं? 4। कितने? 4 हो चुके हैं। कौन कौन से? जो तार सप्तक है ये हुआ था पहला 1943। पहले ये भी ध्यान रखना कि जो तार सप्तक है जो पहली बार आया था इसे तार सप्तक कहा जाता है, सिर्फ इसे पहला तार सप्तक नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखना है। जो दूसरा तार सप्तक था ये कब आया था? 1951 में। तीसरा कब आया? 1959 में। चौथा कब आया? 1979। ये तिथियां याद रखनी है आपने। तो जो रघुवीर सहाय हैं ये किस सप्तक के अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे आपके दूसरे सप्तक के अंतर्गत। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 28, इसमें क्या पूछा गया है? हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, यह पंक्ति भक्ति काल के किस कवि की है? विकल्प में होंगे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या नंददास। 28 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो ये पंक्ति है ये होगी तुलसीदास की। सी सही विकल्प होगा 28 का। अगला देखिए 29, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विकल्प में है यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। 29 का सही विकल्प बताइएगा क्या होगा 29 का? तो जो एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अगला देखिए 30, इनमें देशी शब्द कौन सा नहीं है? विकल्प में है कलम, लोटा, जूता, डिबिया। तो 30 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा कलम, विकल्प ए। ये विदेशी शब्द है, बाकी सारे लोटा, जूता, डिबिया ये देशी शब्द होंगे। फिर जो अगला प्रश्न है 31, इसमें पूछा गया है निम्न लिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार। तो अगर हम इनका मिलान करते हैं तो किस प्रकार से उत्तर आएगा? तो देखिए इस प्रकार से उत्तर होगा आपका। जो हमीर रासो है ये किसकी रचना होगी? हमीर रासो शारंगधर की। खुमान रासो ये किसकी रचना हो जाएगी? खुमान रासो, तो खुमान रासो हो जाएगी यहां पर आपकी दलपति विजय। परमाल रासो किसकी रचना हो जाएगी? जगनीक।
और जो पृथ्वीराज रासो है ये किसकी रचना हो जाएगी? चंद बरदाई की। तो इस प्रकार से ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 दो जगह है, बी और डी में। फिर बी का 1 कहाँ पर है? विकल्प बी में। तो ये यहाँ पर सही उत्तर होगा 31 का बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 32। क्या पूछा गया है? पद दलित इस शब्द में कौन सा समास है? शब्द क्या है? पद दलित। इस शब्द में कौन सा समास होगा ये बताना है। तो जो 32 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। कौन सा? तत्पुरुष समास। फिर देखिए 33, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से जो रीतिबद्ध नहीं होगा तो वो बताना है। विकल्प में घनानंद, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास। पता ही है आपको रीतिकाल कितने भागों में विभाजित था? 3 में। एक होता है रीति सिद्ध, एक होता है रीतिबद्ध, एक होता है रीति मुक्त। तो जो रीति सिद्ध में आते हैं मूलतः तो वो होंगे बिहारी, और रीतिबद्ध में आते हैं मतीराम, चिंतामणि, केशवदास इत्यादि इत्यादि। और जो रीति मुक्त में आते हैं तो वो होंगे घनानंद, आलम, शेख। शेख नहीं, घनानंद, आलम और बोधा। हाँ, ये 3 और भी हैं जो मुख्य हैं, वो नाम आपको बतला दिए मैंने यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 34। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। विकल्प में होंगे गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, अंधेरे युग, सूरज का 7वां घोड़ा। तो जो सही विकल्प होगा, जो अंधेर युग है, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं होगी, अंधेर युग। बाकी गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सारे के सारे तो इन्हीं की रचना हो जाएगी। 34 में सही विकल्प होगा सी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 35। इसमें क्या पूछा गया है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विकल्प में मनोविकार, बागीश, दुर्व्यवहार, आविर्भाव। तो जो 35 में सही विकल्प होगा बागीश, इसमें विसर्ग संधि नहीं होगी। बाकी देखिए तीनों में, मनोविकार, दुर्व्यवहार, आविर्भाव, इन तीनों में ही विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तो फिर अगला प्रश्न है 36। इसमें पूछा गया है भक्ति काल के कवि होने के बावजूद रीतिकालीन कविता लिखने वाला संधि काल के कवि इनमें कौन है? विकल्प में है सेनापति, मीराबाई, नंददास नहीं, नावादास, कृष्णदास। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो कौन सा उत्तर है? सेनापति। ये जो भक्ति काल के कवि थे, परंतु फिर भी रीतिकालीन कविता लिखने के तौर पर इन्हें संधिकालीन कवि भी कहा जाता है। ध्यान रखना इसका भी आपने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 37। तोता ए हिंद इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो जो तोता ए हिंद कहा जाता है, विकल्प में है अमीर खुसरो, विद्यापति, अब्दुल रहमान या फिर मुल्ला दाऊद। तो 37 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प कौन सा होगा? 37 में अमीर खुसरो इन्हें कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली गांव में, एटा जिला के पटियाली गांव में। फिर प्रश्न संख्या है 38। क्या पूछा गया है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है? विकल्प में है मतीरामकृत ललित ललाम, भिखारीदास कृत श्रृंगार निर्णय, भूषण कृत शिवराज भूषण या फिर जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण। यहाँ से भी क्या हो रहा है? 4 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है आपके। पहला इस तरह से प्रश्न देखिए, ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? भिखारीदास की। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। और शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की। तो इस तरह से ये प्रश्न, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। क्या? भिखारीदासकृत श्रृंगार निर्णय ये जो अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है। श्रृंगार निर्णय ये श्रृंगारिक ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है। बाकी ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपण का ग्रंथ है। शिवराज भूषण कैसा है? अलंकार निरूपण का है। भाषा भूषण कैसी है? ये भी अलंकार निरूपण का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 39। इसमें क्या पूछा गया है? माइकल मधुसूदन
दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? विकल्प में होंगे यहाँ पर कलाधर, मधुप, त्रिशूल, कल्कि। तो 39 में सही विकल्प होगा मधुप उपनाम से जो अपने मैथिली शरण गुप्त थे, ये माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद करते थे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 40 इसमें पूछा गया है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये जो श्रृंगारी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, ये सारे के सारे एक तरह से प्रवृत्ति थी किसकी या विशेषताएं थी द्विवेदी युग की, जैसे कि श्रृंगारिक भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना, ब्रजभाषा की काव्य रंजना या इत्यवृत्तात्मकता। ये सारी इन्हीं की, हाँ ध्यान रखिए गलत बता दिया, सारी इन्हीं की विशेषता नहीं है, अलग अलग युग की विशेषताएं रही हैं। जैसे ब्रजभाषा आपकी मुख्यतः रही थी भारतेंदु युग और रीतिकाल की, और अपने रीतिकाल के साथ साथ अपने जो कृष्ण भक्ति कवि थे उनकी। श्रृंगारिकता भी भारतेंदु युग की काफ़ी प्रसिद्ध प्रवृत्ति रही है। राष्ट्रीय भावना काफ़ी हद तक मिलती है, परंतु मुख्यतः हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्र भावना ही यहाँ पर अधिक थी। तो जो इसमें अधिकता थी तो वो थी आपकी इतिवृत्तात्मकता, इसी के आधार पर छायावाद का उदय हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ध्यान रखिएगा, जो नहीं आती हैं तो उसे अपनी कॉपी पे भी आपने नोट अवश्य करना है। अगला प्रश्न देखिएगा 41 इसमें पूछा गया है, कामायनी के किन किन सर्गों में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? तो विकल्प में है स्वप्न और संघर्ष, चिंता और आशा, ईड़ा और लज्जा, ईर्षा और कर्म। 41 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्वप्न और संघर्ष। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं ये बताइएगा आप, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 42 में, हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक किस छायावादी कवि को मानते हैं? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 42 में कौन सा सही विकल्प होगा? तो 42 का सही विकल्प होगा सी, हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक सुमित्रा नंदन पंत को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 43, इसमें क्या पूछा गया है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, पेरिस, उज्जैन या फिर डेनमार्क। तो 43 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका पेरिस में। सबसे पहले पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, उसके पश्चात लखनऊ में, ये भी ध्यान रखना है। जो लखनऊ में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न देखिए 44, निम्नलिखित में से किस कहानी पर विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? किस कहानी पर? विकल्प में है रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था 11 वर्ष का समय, 11 केतकी का समय, केतकी का नहीं होगा 11 वर्ष का समय, इसका सुधार कर लीजिएगा, 11 वर्ष का समय, या फिर इंदुमती। 44 में कौन सा सही विकल्प होगा? तो जो इंदुमती है इस पे विलियम शेक्सपियर की टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है, इंदुमती। ये भी बताइएगा इंदुमती किसकी कहानी है। ठीक है, कुछ प्रश्न मैंने पूछे हैं तो उत्तर अवश्य देने की कोशिश करा करें आप, वैसे आप उत्तर नहीं देते, कोशिश किया करो। 45, किसिम किसिम की कविता नामक लेख में नई कविता के 45 नामों का उल्लेख किसने किया? ध्यान रखिए, किसिम किसिम की कविता नामक लेख में नई कविता के कितने नामों का उल्लेख है? 45 नामों का उल्लेख है। तो ये किसने उल्लेख किया था? विकल्प में है अज्ञे, शमशेर, जगदीश गुप्त, बच्चन सिंह। तो 45 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा 46, क्या पूछा गया है यहाँ पर, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प में है यहाँ पर राजेंद्र बाला घोष, मधुबाला घोष, दुलाई वाली घोष या फिर आदर्श बाला घोष। तो 46 का सही विकल्प होगा विकल्प ए, राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है, ये ध्यान रखना है। अगला है 47, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? विकल्प में है
विकल्प ए नकेनवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या हालावाद। विकल्प बी हालावाद, प्रगतिवाद, नकेनवाद या छायावाद। विकल्प सी छायावाद, हालावाद, प्रगतिवाद या फिर नकेनवाद। विकल्प डी प्रगतिवाद, नकेनवाद, हालावाद या छायावाद। 47 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो 47 में सही विकल्प होगा विकल्प सी, पहले छायावाद, फिर हालावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर नकेनवाद। अगला देखिए 48, इसमें क्या पूछा गया है 48 में? तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि सन 1977 ईस्वी में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जनवादी विचार मंच की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1977 में। फिर प्रश्न पूछा गया है किस विश्वविद्यालय में हुई थी? विश्वविद्यालय है कोलकाता विश्वविद्यालय, दिल्ली, पंजाब या फिर इलाहाबाद। 48 में सही विकल्प कौन सा होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला देखिएगा यहाँ पर 49, लहंदा किस अपभ्रंश की देन है? लहंदा भाषा किस अपभ्रंश की देन है? विकल्प में है यहाँ पर शौरसैनी, मागधी, पेशाची या फिर महाराष्ट्री। तो जो 49 का सही विकल्प होगा तो वो होगा पेशाची। लहंदा किस अपभ्रंश की देन है? पेशाची अपभ्रंश की देन है। अगला प्रश्न देखिए 50, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, यह किस आलोचक का मत है? रामविलास शर्मा, कुंवर नारायण, देवनारायण शाही या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। तो 50 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ई, रामविलास शर्मा का ये कथन होगा। क्या कहा इन्होंने? मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, ये कथन इनका होगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। लगभग हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। जो मैंने फैक्ट आपको अलग से बताया ये काफ़ी आगे निकल जाते हैं प्रश्नों की संख्या के मामले में। लगभग 100 प्रश्न के आसपास बन जाता है तथ्यों के हिसाब से, परंतु जो प्रश्न बताए वो 50 थे। ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा, कोई भी परीक्षा हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन प्रश्नों से लाभ मिलेगा। इसलिए निरंतर जो भी वीडियो आपको मिलते हैं तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है कि इससे हमें लाभ होगा कि नहीं। हिंदी साहित्य देखिए हर एक परीक्षा में रिपीट होता है। जो एलटी का प्रश्न होता है वो पूछा जाता है यूजीसी नेट, जो यूजीसी नेट का प्रश्न होता है वो पूछा जाता है एलटी टेट में। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा होती है उसके प्रश्न पूछे जाते हैं एलटी कमीशन में। घुमा फिरा के सारे प्रश्न इधर उधर होते हैं, तो ध्यान रखना आपने। निरंतर मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आपकी कारगर सिद्ध होगी, बाकी कोई भी चीज़ आपको लाभ प्रदान नहीं करेगी। इसी के साथ साथ वीडियो की पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना। जो पेड मेंबर है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ही पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी जो पेड मेंबर नहीं है उन्हें टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।